विजुअलाइज करते हैं, एफर्मेशंस भी करते हैं, लेकिन जैसे ही आँख खुलती है तो वो रियलिटी सामने दिखाई देती है। रियलिटी के साथ हैव फन। जब हम कहते हैं रियलिटी मेरी बुरी है तो हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? बुरी एनर्जी, डिप्रेशन की एनर्जी, नेगेटिविटी की एनर्जी। कई बार हम तो सक्सेस पाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमें डाउन करते हैं कहीं ना कहीं, कुछ बोल के या कुछ चीज़ें ऐसे हमारे सामने रख के। एनवायरनमेंट में मीराबाई को तो जहर दिया गया था, फिर उसके बाद भी वो संत बनी रही। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको पता नहीं, ईसा मसीह को एनवायरनमेंट ने तो सूली चढ़ाया था। जब से मैं चक्रवर्ती सम्राट बना हूँ, इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है, सुकून से बैठ ही नहीं पाता हूँ, घर वालों के पास नहीं रह पाता हूँ, काश ये सब कुछ आसान होता। तो चाणक्य पलट के जवाब देते हैं, अगर ये आसान होता तो भारत का हर एक व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होता। कोई एस्ट्रोलॉजर है तो वो हमारे माइंड में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं। हमारी कुंडली देखी और ये बोला कि आपका ये नक्षत्र है, हो सकता है कि वो सही भी हो और वो गलत भी हो, बट उससे हम अपने माइंड में एक इन्फॉर्मेशन जो हमारे माइंड में गई, उससे हमने ये बना लिया कि मेरे साथ तो ऐसा ही होगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी सही साइंस है, लेकिन वो डॉक्टर जो डरा के कहता है नहीं तुम मर जाओगे भैया अभी का भी ऑपरेशन, वो डॉक्टर गलत है। लोग कहते हैं कि सक्सेस हार्डवर्क से आती है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सक्सेस एनर्जी से आती है, क्योंकि आज हम पॉडकास्ट में यही डीप डाउन करने वाले हैं कि कैसे आपकी एनर्जी आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करती है, आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में हेल्प करती है। इसको डीप डाउन करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत बड़े कोच हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में, इनफैक्ट वो लाइव एग्जाम्पल हैं मैनिफेस्टेशन का, और उनसे सारी चीज़ें आज हम पूछने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैनिफेस्टेशन के सारे मिथ्स आज आपके क्लियर होने वाले हैं। आपके सारे चैलेंजेस आज इस पॉडकास्ट के थ्रू ब्रेक होने वाले हैं। तो आइए मिलवाती हूँ आपको हमारे आज के गेस्ट कोच BSR सर। थैंक यू सो मच पूजा जी, बहुत अच्छा लगा आपको आपका ये इनविटेशन मिला, एंड आई एम श्योर दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल। यस डेफिनेटली सर, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी आपको यहाँ लाने का और आज मुझे ये मौका मिल चुका है। बहुत सारी बातें हैं मैनिफेस्टेशन को लेकर, लेकिन जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, जब हम चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर वो मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी ही नहीं होती। करेक्ट। वो ग्रैटिट्यूड में आने का फीलिंग ही नहीं आती इंटरनली। कोई अगर हमें कहे भी ना कि ग्रैटिट्यूड कर लो जी, तो वो एनर्जी में नहीं आ पाते। ट्रू। तो आपने तो इस लाइफ को जिया है, आप लाइव एग्जाम्पल हैं, तो आप हमें ऐसी कुछ चीज़ें बताइए कि एग्जैक्टली हम ऐसे क्या करें कि उस टाइम पर हमारे लाइफ में वो चीज़ वो ट्वीक कर पाए, हम उसको समझ पाए, उस स्टेट को अचीव कर पाए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बुरे से बुरे समय में ग्रैटिट्यूड में कैसे रहें, राइट? इज दैट ट्रू? अब देखिए, आप और मैं, हमें ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझनी होगी। जैसे किसी के घर में डेथ हो गई, कैसे आएगा ग्रैटिट्यूड? बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी के घर में डिवोर्स हो गया, कैसे आएगा ग्रैटिट्यूड? बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल है। लेकिन इन सिचुएशंस में भी थोड़े समय के बाद ग्रैटिट्यूड ज़रूर आ सकता है। इंस्टेंट ग्रैटिट्यूड के लिए तो बहुत साधना, मेडिटेशन, संत के लेवल पे जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक नॉर्मल आदमी क्या कर सकता है, अपने आप को मेंटली देखे कि ये सारी बुरी चीज़ें आने वाली होगी। देखिए, चाहे मैं कितना भी जिंदा रहना चाहूँ, जैसे कहते हैं माइकल जैक्सन जीना चाहता था 200 साल, है ना, हर वक्त 12 डॉक्टरों की फौज, एक एक चीज़ चेक करके, लेकिन 50 ईयर्स 55 ईयर्स, है ना। सो आदमी कितना भी जीना चाहे, उसको जाना तो पड़ेगा। सो जब वो पहले ही मेंटली अपने ज़िंदगी में क्या क्या वर्स्ट हो सकता है उसके लिए प्रिपरेशन कर ले, तैयारी कर ले, और उसके बाद अपना बेस्ट देना शुरू करे। मेरे टीचर तो कहते हैं मौत पे मेडिटेशन करना जीवन जीने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि फिर आपको डर ही नहीं लगेगा। बिकॉज आपने मौत के ऊपर मेडिटेट कर लिया, आपको समझ में आ गया कि हाँ, ये देह तो जाने वाली है, हाँ, मैंने जो भी क्रिएट किया वो एक दिन जाने वाला है। अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस की प्लेन क्रैश में मौत हो गई, 2 लाख करोड़ की संपत्ति, अभी उनको यहीं छोड़ के जाना पड़ा। अब कहने के लिए उनका बेटा संभाल रहा है, उनकी वाइफ संभाल रही है, और परिवार के 10 सदस्य संभाल रहे हैं, वो भी एक दिन चले जाएंगे, उनको लग रहा है वो संभाल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब ये विजडम आएगी कि मेरे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है और अब मैं बेस्ट दे रहा हूँ अपना, तो होगा धीरे धीरे ऐसा कि जब भी कोई बुरा आएगा तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट।
ओके जब मैं सोचता हूँ, आज जब भी मैं किसी भी टीम मेंबर को हायर करता हूँ या मेरे साथ कोई भी आदमी जुड़ता है, तो मुझे पता है ये रिलेशन ख़त्म होगा, आज नहीं तो किसी न किसी तरह से ख़त्म होगा, चाहे वो मौत के साथ ख़त्म हो। तो मैं उस रिलेशन में अपना बेस्ट देने की कोशिश कर लूँगा। एंड एट द सेम टाइम व्हेन आई रियली नो, तो कभी वो इंसान कभी कॉल ना करे, कभी वो इंसान कभी मिले ना, कभी वो इंसान टाइम पे ऑफिस ना आए, कभी वो इंसान अचानक से छोड़ के चला जाए, तो हर्ट होगा ही नहीं। क्योंकि अगर मैं ये मान के चलूँ कि वो कभी नहीं जाना चाहिए, वो तो मेरा बेस्ट रिसोर्स है, तो मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि मैं भी तो उस जगह पे था कभी और मैं बेस्ट रिसोर्स था और मैं ग्रो करना चाहता हूँ और मैं छोड़ के अपनी ग्रोथ की तरफ गया, तो वो आदमी भी जाएगा। तो व्हेन यू आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड कि बुरा कुछ ना कुछ हो सकता है, तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली ग्रैटिट्यूड आ जाएगा, एक्सेप्टेंस आ जाएगा। मैं कहता हूँ ग्रैटिट्यूड भी बाद में, पहले एक्सेप्टेंस आना चाहिए। पहले एक्सेप्टेंस की हाँ डेथ हो गई भाई, डेथ में मैं दुखी हूँ, लेकिन ये तो मैंने पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया था कि ये तो होना ही है। तो जब सिचुएशन वैसी होती है, तो देखा आपने कुछ लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनके घर में डेथ भी हो जाती है तो वो स्टेबल रहते हैं, एंड कुछ लोग के घर में डेथ हो गई तो वो सालों तक डिप्रेशन में रहते हैं। तो वो जितना गहरा राग राइट यानी अटैचमेंट, उतना ही ज़्यादा दुख। सो उस दुख को कम करने के लिए पहले से ही समझ के चलो कि माँ बाप भाई बहन बेटा परिवार घर आपकी गाड़ी आपका जूते कपड़े सब यही छूटने वाले हैं। और जब इतना विजडम आ गया ना, फिर आपका डर खत्म हो जाता है। इसीलिए जो बहुत बड़े लीडर्स होते हैं ना, वो बहुत बड़े फैसले लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको पता है वर्स से वर्स क्या होगा। हमने ही खड़ा किया ना इस क्रैच से, या भगवान ने हमें हेल्प की, हम वापस से खड़ा करेंगे अगर कुछ भी बुरा हुआ। तो जब वो ऐसे 100 फैसले लेते हैं, तो उनमें से 100 में से शायद 90 गलत हो सकते हैं, 10 इतने ब्यूटीफुल हो जाते हैं कि वो उनको पूरी दुनिया में राज करवा देते हैं। यानी कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ भी हो, तो हमें एक्सेप्टेंस पहले आनी चाहिए, उसके बाद हम उस चीज़ को डील करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एब्सोल्युटली ठीक है। इसी बात से एक और बात आती है कि हम विजुअलाइज करते हैं, एफर्मेशंस भी करते हैं, लेकिन वो आँख बंद करके जब हम कर रहे होते हैं, तब तो हमें लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही आँख खुलती है तो वो रियलिटी सामने दिखाई देती है। तो कितना भी कुछ कोशिश करें, वो रियलिटी से, जैसे कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, वो फेक इट वाले में जाने का क्या रास्ता है? उसका रास्ता है कि रियलिटी को एंजॉय करो। अच्छा, यू नो जैसे मेरी रियलिटी, मैं विजुअलाइज करता था कि मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी आ जाए। मैं उस समय BMW विजुअलाइज करता था। एंड रियलिटी मेरी थी, आँख खुलते ही मेरे को दिखती थी मेरी होंडा यूनिकॉर्न बाइक रेड कलर की। अच्छा, ठीक है। ओके। तो उस रेड कलर की बाइक पे मैं ना ऐसे मस्ती करता था। मैं किसी दोस्त को कभी कभी कॉल करता था। मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने कॉल किया, हाय दोस्त क्या हाल चाल, बहुत बढ़िया यार, आज है ना मेरे पास BMW है, चलेगा सवारी करने के लिए? बोले क्या बात कर रहा है, किसकी है? मैं बाद में बताऊंगा, तू आजा नीचे, जल्दी से नीचे आजा, अपन दोनों चलेंगे। अब वो नीचे आ गया तो मैं अपनी बाइक पे, बोले किधर है BMW? बोले यही है मेरी BMW, चल लेट्स गो। सो इस तरह से मस्ती करते हैं। एक दिन मैं हमारे रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, हमारे दोस्त, संडे को हम मिल रहे थे, और मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा, और लेट पहुंचते ही मैंने उनको सॉरी वॉरी कुछ नहीं बोला। मैंने कहा आज हम सब के पास ना एक सेलिब्रिटी के साथ नाश्ता करने का टाइम है, लेकिन वो यहाँ नहीं है, कहीं और है। अच्छा, चलेगा? हाँ कौन है? बोले तुम्हारे सामने खड़ा है, लेट्स गो। तो यू नो रियलिटी के साथ हैव फन। जब हम कहते हैं रियलिटी मेरी बुरी है, तो हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? बुरी एनर्जी, डिप्रेशन की एनर्जी, नेगेटिविटी की एनर्जी। फिर वही एनर्जी जा रही है, वही एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। तो रियलिटी इज़ ब्यूटीफुल, जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही है, जैसी भगवान ने इस समय आपकी ज़िंदगी में लानी थी वो ही एग्जैक्ट रियलिटी है। और जो भगवान ने दिया है वो प्रसाद है, और वो मेरे लिए एक वरदान है। जो चीज़ आपको लग रहा है कि अभी प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बेचते थे। अब वो अगर उनकी उस समय की गरीबी रियलिटी थी, उसके बाद वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक आ गए, या द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो राष्ट्रपति हैं महामहिम हैं, वो जिस लेवल पे थी वहाँ से बहुत ही स्लम से या बहुत ही पिछड़ी वर्ग से आके कहाँ से उठ के वो आज इस लेवल पे है। तो उन्होंने अपनी रियलिटी को क्या दिन रात कोसा होगा? आप उनकी स्टोरी पढ़ेंगे महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की, तो शायद हमारी आंखों से आंसू आ जाएंगे। उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी, बच्चे को भी परेशान हो गए थे। बहुत ही छोटी सी जगह पे वो रहती थी, छोटे से गांव में, आदिवासियों के आसपास।
एंड वहाँ से वो लेडी समाज सेवा करती है, पॉजिटिव सोचती है। और इस लेवल पे एक लेडी थी जो झाड़ू पोछा लगाती थी, अच्छा, राइट, बहुत गरीब थी, एक्सट्रीम गरीब थी। और वो लेडी का हस्बैंड की डेथ हो गई जब वो लेडी, आई थिंक वो लेडी 18 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई होगी, 22-23 साल की थी तब तक उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। और वो झाड़ू पोछा लगा के अपनी जीविका कमाती थी। वो अपने हस्बैंड को दवाई नहीं दिलवा पाई, इसलिए उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके बाद उस लेडी ने एक ही प्रण लिया कि मैं इतनी बड़ी बनूंगी कि मैं एक हॉस्पिटल बनवाऊंगी और लोगों का, गरीबों का फ्री में इलाज करवाऊंगी। तो इन लेडी का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इन्होंने 22 साल की उम्र से, उनके 2-3 बच्चे भी हो गए थे तब तक, तो उन बच्चों का लालन पालन किया झाड़ू पोछा कर करके लोगों के घरों में। एंड 50-55 साल या 60 साल की हुई तब तक इन्होंने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया, थोड़ा चंदा कहीं से लिया और हॉस्पिटल खोला। और इन्हें थोड़े दिन पहले पद्मश्री अवार्ड मिला था भारत का। मुझे, आई एम सो सॉरी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये मैंने करीब 2-3 साल पहले ये कहानी पढ़ी थी। अच्छा। देखिए, अगर आप कहते हो कि रियलिटी मेरी बेकार है, मेरे पति चले गए, तो आप रोते रहो ना। कहते हैं कि जो आदमी क्रिएट करना जानता है वो आदमी रोता नहीं है। जो आदमी कंप्लेन करना जानता है वो जिंदगी भर रोता है, वो क्रिएट कभी नहीं कर सकता। सो आई वुड ऑलवेज से क्रिएट करो, क्रिएटर बनो, पावरफुल बनो। बिल्कुल। और क्रिएटर की क्या क्या क्वालिटीज़ ऐसी होनी चाहिए? मतलब क्रिएटर हमेशा खुश रहता है, आनंदित रहता है, बड़ा सोचता है, बहुत मस्त रहता है और सब कुछ बुरा लग रहा है फिर भी वो अपने सपनों में खोया रहता है। तो सपने में खोना अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो वाले सपने जो कंस्ट्रक्टिव सपने हैं। आप बहुत बड़े कोच बनना चाहते हैं, मैं एक समय में ट्रेनर बनना चाह रहा था और मैंने जब सपना देखा तो मैं बन गया ना। आज मुझे अच्छा लगता है कि मेरे कारण, या मैं निमित्त बन पाया, मेरे कारण तो नहीं, मैं निमित्त बन पाया। 1 करोड़ से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा, शायद पता नहीं वीडियोस तो कितने लोगों ने देखे होंगे, तो हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियों में छोटी सी पॉजिटिविटी लाने के एक निमित्त तो बन पाए। एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें यही चीज़ करते रहने चाहिए कि क्रिएटिव अगर आप हो तो इसकी सबसे बड़ी चीज़, शांत रहो, मस्त रहो, खुश रहो, प्रेजेंट में रहो, आगे जो होगा देखा जाएगा। मैं आज ये बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ कि मैं अपने जीवन में, आज मैं 44 ईयर्स की उम्र में हूँ, बट 42 तक मैं नहीं रहा प्रेजेंट मोमेंट में। मैं हमेशा फ्यूचर में रहा, मैं हमेशा थोड़ा सा वरीड भी रहा, थोड़ा रिलैक्स कम रहा, हमेशा ये करना है वो करना है। लेकिन पिछले 2 साल से मैंने अपने आप को इतना चेंज कर दिया है, अब मैं मस्त रहता हूँ। अब मुझे लोड नहीं है फ्यूचर कैसा होगा। अब मेरा कोई कंपटीशन नहीं है कि मेरा कोई कंपटीशन में ये आदमी आगे बढ़ेगा, वो आदमी आगे बढ़े। पहले मेरी डिज़ायर्स थी ये कार आए, वो कार आए, तभी मैं मीनिंगफुल हूँ। अब मैं कहता हूँ मैं पहले मीनिंगफुल हूँ, कुछ आए या ना आए, मैं जैसा हूँ मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं जैसा हूँ मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं जैसा हूँ प्रभु का सबसे प्यारा बच्चा हूँ। आप तो मुझे जैसे लग रहा है आप तो एक ज़ेन स्टेट में, जो इवॉल्व स्टेट होती है, उसमें जा चुके हैं हम। लेकिन इसके जाने की जो जर्नी थी जी, क्योंकि 1 मिनट में तो चेंज हुआ नहीं होगा, ऐसी क्या कुछ आपने चीज़ें की? आप एक बात भी करते हैं मिरेकुलस कॉन्वर्जेशन की, जी, तो वो क्या है और आप ऐसी क्या बातें करते हैं खुद के साथ जिसकी वजह से ये इतना बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आया? सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करूंगा, मैं ज़ेन स्टेट में अभी नहीं पहुंचा हूं, शायद मैं पहला ही कदम बढ़ाना शुरू किया है। अच्छा। क्योंकि बहुत डीप है वो, जितना अंदर जाएंगे उतना रियलाइज होगा कि नहीं है। अब मिरेकल कॉन्वर्सेशन क्या है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरी बाइक थी और मैं कह रहा हूँ BMW में आ जा, तो ये मिरेकल कॉन्वर्सेशन है। अच्छा। मैं एक साधारण इंसान हूँ और मैं कह रहा हूँ यार उस सेलिब्रिटी के साथ लंच करते हैं। तो कोई कहता है तू सेलिब्रिटी कैसे हुआ? मैंने कहा क्योंकि मैं दिन रात सेलिब्रेट करता हूँ तो मैं सेलिब्रिटी हुआ। अच्छा। है ना? तो कहते हैं कि नहीं उस दिन तो तू थका हुआ सा ऐसे लग रहा था। मैंने कहा तो माइंड तो मेरा शांत था ना, बॉडी थक सकती है ट्रैवलिंग के कारण, नींद कम होने के कारण, बट सेलिब्रेशन थोड़ी रुका है। आई एम फीलिंग एवरी टाइम ब्लिसफुल, एवरी टाइम मुझे लग रहा है मज़ा आ रहा है। हनुमान जी महाराज की शक्ति मेरे साथ है, दिन रात मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास तो राम 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 घूम रहा है, मस्त हो रहा है। अच्छा। सो ये एक इतनी पावरफुल एनर्जी में आप आ सकते हो कि आपको कभी कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं। सो मिरेकल कॉन्वर्सेशन ये कह सकते हैं मैं दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान हूँ। अभी मैंने कहा तो क्या मैं हो गया? नहीं हुआ, लेकिन ये अफर्मेशन मैंने बोला ये भी मिरेकल कॉन्वर्सेशन है। ऐसे ही हम रोड पे चल रहे हैं और मेरे को एक बिल्डिंग पसंद आई, यार ये कितनी अच्छी होटल है, और मान लो मेरे किसी दोस्त ने कहा यार इतनी अच्छी होटल में अपन कब जाके रुकेंगे। मैं कहूँ अरे मेरी है, कल ही मैंने बेची है इसको 1000 करोड़ में, 10,000 करोड़ में। अब ऐसे बोल देना, क्योंकि शब्द मंत्र बन जाते हैं। आपको नहीं पता कि कौन सा शब्द आपका कब अच्छा हो जाए, कब सही हो जाए। अच्छा।
बहुत साल पहले मैं जब पहली बार दिल्ली आया था तो मेरे फादर दिल्ली जब आते थे तो वो हमें कहानियाँ बताते थे कि बड़ी बिल्डिंग्स आने लग गई है। हम बहुत छोटे से गांव के पास किशनगढ़ हमारा होम टाउन था, 1 मंजिल 2 मंजिल के घर होते थे, वो भी ऑर्डिनरी सारे के सारे। हमने कभी दिल्ली बॉम्बे ये नहीं देखा था। अच्छा। तो मेरे पिताजी जब बताते थे कि दिल्ली में ऐसा गुड़गांव बस रहा है, डीएलएफ एरिया आ रहा है, कांच की बिल्डिंग्स आ रही है, तो मुझे एक डिज़ायर सी होती थी कि यार मैं भी कभी देखूं। तो मैं पहली बार जब दिल्ली आया, अब देखिए कैसी, मैं बस में आ रहा हूँ, सर्दी के दिन थे, कंबल वम्बल ओढ़ के लेटा हुआ था, सीटी थी, राइट, पूरा नींद में हूँ बिल्कुल। अब मैं ड्राइवर वाली साइड पे बैठा हूँ, बस इफ़को चौक को क्रॉस करती है, थोड़ी सी आगे बढ़ती है, और मैंने कंबल उठाया और नींद में ही इधर उधर देखा, और राइट साइड में देखते ही एक बहुत प्यारी सी शिप के आकार की बिल्डिंग थी। अच्छा। ठीक है, आज भी है वो बिल्डिंग वहाँ, है ना। जैसे ही मैंने वो बिल्डिंग देखी, मैंने कहा वाह यार, वास्तव में गुड़गांव आ गया, अरे वाह। फिर मैंने कंडक्टर से पूछा कितनी देर लगेगी भैया, अभी 1 घंटा और लगेगा जहाँ पहुँचना है। मैंने कहा ठीक है, मैं वापस हो गया। 3 साल के बाद उसी बिल्डिंग में मैं काम कर रहा था। अच्छा। हाँ राइट। तो कैसे, क्या मैंने फोकस होके वहाँ जाने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं, मुझे तो पता भी नहीं वहाँ तक पहुँचना कैसे। हाँ। मुझे ना अंग्रेज़ी आती थी, ना मेरे को बड़ी सिटी का एक्सपीरियंस था। मैं तो दिल्ली में ऐसे ही आया कि कहीं तो इंटरव्यू दे दूं जी, और मेरे को IBM दक्ष कंपनी ने सेलेक्ट करके दिल्ली लाया था। उन्होंने 1 महीने की ट्रेनिंग दी, उसके बाद मेरे असेसमेंट क्लियर नहीं हुए तो मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में कुछ एक कंसल्टेंट था, उसने मेरा कोई इंटरव्यू करवाया, तो इंटरव्यू करवाया तो बाद में उसने 3rd राउंड के लिए उस बिल्डिंग में बुलाया। उस बिल्डिंग में बुलाया तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, तो मैं उनसे लड़ पड़ा। मैंने कहा आप मेरे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो मेरे को, आप मेरे को एक बार चांस तो दो। और पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से हिम्मत आई, फिर से उन्होंने वापस से 2-3 राउंड इंटरव्यू लिए, मैं सेलेक्ट हो गया और मैं उसी कंपनी में चला गया। सो ब्यूटीफुल इट वाज। लेकिन एक बात बताइए ना, जैसे आपने तो फोकस भी नहीं किया, और हम मैनिफेस्टेशन में हमेशा ये कहते हैं कि क्लैरिटी होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, गोल होना चाहिए, तब आप उसको अचीव करो। तो ये कैसे हुआ? इसीलिए तो कहते हैं कि हर वक्त आपकी जुबान पे सरस्वती बैठी है, और हर वक्त आप जो सही देख रहे हो, सोच रहे हो, सुन रहे हो, सीख रहे हो, बोल रहे हो, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। आप कब कैसे कौन सी स्टेट में हो और कब कौन सी चीज़ को आप अट्रैक्ट कर लोगे, यू डोंट नो अबाउट दैट। यू नो, आज आप टीवी देख रहे हो और टीवी में आपने बुर्ज खलीफा देखा, ऑलराइट, एंड आप उस समय क्या पता कुछ हाइटेंड स्टेट में हो, ऑलराइट। जैसे मैं जब सोया हुआ था तो अचानक से मैं जागा, तो मैं सबकॉन्शियस माइंड की अवस्था में ही था ना, खट से। तो जब हम मूवी देख रहे हैं तो सबकॉन्शियस अवस्था में ही है। आपने बुर्ज खलीफा देखा, हो सकता है 10 साल बाद आपका वहाँ फ्लैट हो, लेकिन बी अवेयर कि वहाँ पे आप मर्डर्स भी देख रहे हो, अच्छा, वहाँ पे आप क्राइम भी देख रहे हो, वहाँ पे आप कॉन्स्पिरेसीज भी देख रहे हो। तो कहते हैं इसीलिए स्पिरिचुअलिटी के लिए सात्विकता बहुत ज़रूरी है। क्यों कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी में प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए? क्यों? क्योंकि प्याज लहसुन कोई बुरा नहीं है, आपकी बॉडी को खाओगे तो फ़ायदे ही हैं, लहसुन के भी बहुत फ़ायदे हैं, प्याज के भी बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन कहते हैं कि जब आप इनको खाते हो तो आपके ब्लड में एक तमस या रजस जो पैदा होता है, जो कहता है मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जो वो वाली एनर्जी होती है, अच्छा, जो कंपटीशन वाली एनर्जी है, वो पैदा हो जाती है। तो वो पैदा हो गई तो आप तो मेडिटेशन में बैठे हो, बट माइंड कह रहा है नहीं, मेडिटेशन से थोड़ी मुझे मिलेगा वो सब, मुझे भागना पड़ेगा। तो वो आपको भागने के लिए चाहिए। तो 2 तरह के खाने होते हैं, एक जोश का खाना, एक अच्छा, होश का खाना। तो प्याज लहसुन जोश का खाना है, मिर्ची जोश का खाना है। जहाँ पे जोशीला काम करना है, खेतों में हल चलाने हैं, हमें भागना दौड़ना है, स्टेज पे दिन भर मेहनत करनी है, या फिर हमें कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें बहुत ऊर्जा चाहिए, तो ये सारे खाना खाने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। एक है होश का खाना। होश का खाना है जहाँ मेंटल वर्क है, पीस का वर्क है, जहाँ मेडिटेशन है, जहाँ स्पिरिचुअलिटी है, जहाँ शुद्धिकरण है, जहाँ हीलिंग है, वो सब करना है। तो धीरे धीरे इनको कम करना पड़ेगा, धीरे धीरे इनको त्यागना पड़ेगा, और आप देखोगे 1 महीने के लिए शुगर छोड़ के देखो, आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी। 1 महीने के लिए लहसुन प्याज ये सब छोड़ के देखो, आपकी बॉडी से पसीने वगैरह की किसी की भी दुर्गंध आना बंद हो जाएगी। मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो क्या मैं प्याज और लहसुन छोड़ चुका हूँ? नहीं, ये बात आई इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे सभी जगह पे बोला गया है कि सही खाओ, सही पहनो, सही तरीके से। अब इनमें से कुछ चीज़ें मैं चेंज कर पाया हूँ, कुछ चीज़ें मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं पहले मांस मच्छी बहुत खाता था, अब मैंने छोड़ दिया, राइट। मैं पहले चाय कॉफ़ी बहुत पीता था, अब मैंने सिर्फ ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी विदाउट शुगर पे आ गया। पहले मैं मीठा बहुत खाता था, मैंने अब
बहुत कम कर दिया। तो इस तरह की कई चीज़ें मैंने इम्प्रूव की है और कुछ चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी है। यानी कि जो हमारा फूड होता है वो हमारी एनर्जी में भी रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह की हमारी एनर्जी बन रही है उससे। तो 100%। ऐसा क्या हमारे थॉट्स और हमारी फीलिंग्स या जो भी हम किसी से बात करते हैं वो भी हमारी एनर्जी डिसाइड करती है? 1000%। आप संत के पास बैठिए थोड़ी सी देर के लिए, आपको ऐसे लगने लगेगा यही दिव्यता है। आप प्रेमानंद जी महाराज को सुन लीजिए 5 मिनट के लिए, आपको लगेगा कितनी ये चीज़ चाहिए, मैं भी राधा राधा करूं। फिर आप किसी अमीर पैसे वाले के पास बैठ जाओ, फिर आपको लगेगा अरे यार इसके पास जो है ना वो मुझे चाहिए फटाफट। फिर आप किसी बहुत ज्ञानी के पास बैठ जाओ, थोड़ी देर में आपको लगेगा इसके जैसा ज्ञान मेरे पास क्यों नहीं है। फिर आप किन्हीं बहुत सुंदर लोगों के बीच में जाके बैठ जाओ, आपको लगेगा इनके जैसी सुंदरता क्यों नहीं है। मतलब एक ही दिन में आप 5 अलग अलग लोगों के साथ बैठे और आपके 5 अलग अलग थॉट्स आ गए, राइट। तो इसका मतलब है कुछ तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उस प्लेस की, उस स्पेस की। उस आदमी ने शायद आपको कुछ नहीं कहा, आपको स्पेशली एड्रेस करके कुछ नहीं कहा, बट देन स्टिल आपके अंदर वो थॉट क्यों आए? वो थॉट आपके अंदर इसीलिए आए बिकॉज यू आर कंसिस्टेंटली थिंकिंग कि यार मैं उस जोन में हूँ, उस एनर्जी में हूँ, उसका इम्पैक्ट होना ही है। इट्स लाइक मैं अगर गुलाब के बगीचे में बैठा हुआ हूँ दिन भर, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी खुशबू हल्की सी मेरे अंदर से भी आएगी, चाहे मैं कुछ करूँ या ना करूँ। और वही मैं गंदगी के ढेर में बैठा हुआ हूँ तो गंदगी की खुशबू या वो वाइब्रेशन मेरे अंदर से आएगी। लेकिन एक बात आती है इसमें मेरे माइंड में कि हम जैसी हमारी रियलिटी होती है तो हमारे आसपास के लोग भी हो सकता है कि बहुत नेगेटिव हों जी, या कई बार हमें हम तो सक्सेस पाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं लेकिन वो हमें डाउन करते हैं कहीं ना कहीं कुछ बोल के या कुछ चीज़ें ऐसे हमारे सामने रख के, तो वो भी हमारी एनर्जी को डाउन करते हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंट में अपनी एनर्जी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आपकी एनर्जी को वो डाउन नहीं कर रहे हैं, उनके कारण जो आपके विचार बन रहे हैं वो डाउन कर रहे हैं। हाँ। सो पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम ही अपनी एनर्जी के सबसे बड़े क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर हैं। अच्छा। देखिए एनवायरनमेंट में मीराबाई को तो जहर दिया गया था फिर उसके बाद भी वो संत बनी रही, है ना। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको पता नहीं, ईसा मसीह को एनवायरनमेंट ने तो सूली चढ़ाया था, हाथों में कीलें ठोकी थी, भगवान महावीर स्वामी के कानों में कीलें ठोकी थी, लेकिन उनके मन में कभी जहर तो नहीं आया। वो तो कह रहे थे अरे यार भगवान इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ़ करना। समझ रहे हैं आप? हाँ, मैं समझ रही हूँ। अब उस लेवल पे हमें जाना पड़ेगा। अब उस लेवल पे जाने के लिए प्रैक्टिस क्या है? उनका अनुसरण करना, उनको पढ़ना। तो सबसे पहले पढ़ो, अच्छा, उनको सुनो। अच्छा, तो अच्छे गुरु को सुनो, अच्छा ध्यान करो, अच्छी बुक्स पढ़ो, चिंतन करो, मनन करो, मेडिटेशन करो, सेवा करो। जितना सेवा करोगे आपको बल मिलता जाएगा, आप रिफाइंड होते जाओगे। जितना आप ये सब करते जाओगे, भजन पूजन ज्ञान भक्ति, उतना ज़्यादा आपको दूसरों से इरिटेशन कम होगा, क्योंकि आप समझोगे कि वो भी इंसान तो भगवान ही है। संत तुकाराम जी महाराज की बीवी थोड़ी सी वैसी थी कि बहुत झगड़ालू स्वभाव की। तो उनकी जीवन का एक ऐसा किस्सा आता है कि जहाँ वो गन्ने वगैरह लेके आए, तो मान लो 50-100 गन्ने उनके घर में थे, तो वाइफ ने कहा जाओ इनको बेच के आओ, कुछ नहीं करते हो, विट्ठल 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 यही करते रहते हो, जाओ इनको बेच के आओ गन्नों को। अच्छा। और कुछ पैसे लेके आओ, घर में कुछ नहीं है खाने पीने के लिए। तो काराम जी ने कहा ठीक है। उठाए गन्ने, चलने लगे। रास्ते में कुछ बच्चे मिल गए बेचारे, बच्चों ने घेर लिया, गन्ने 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 गन्ने, उन्होंने सब बच्चों को बांट दिए गन्ने, सब बच्चों ने खा लिए। अब एक गन्ना बच गया, वो लेके वापस घर आ गए। तो वाइफ ने पूछा कहाँ है पैसे, कहाँ हैं? गन्ने बेच दिए सारे? बोले नहीं गन्ने तो नहीं बेचे। तो क्या किया? वो बच्चे मिले थे उनको बांट दिया। तो वो वाइफ ने, उसको इतना गुस्सा आया, उसने वो दूसरा गन्ना लिया और उससे एक उनके कमर पे मारी, पीठ पे मारी, वो 2 टुकड़े हो गए उस गन्ने के। तो काराम जी उछल पड़े, वाह मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, मैं ना रास्ते पर यही सोच रहा था इसे एक गन्ने को हम खाएंगे कैसे, तूने इसके 2 टुकड़े कर दिए, हम दोनों इसको आराम से खा सकते हैं। तो आप देखिए तुकाराम जी महाराज इतने बड़े संत हुए कि इतना भोलापन, इतना सीधापन, इतना सच्चापन, जहाँ कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब ना आपको समझ में आता है ऐसी संतों की कहानियों से कि सिचुएशन तो बहुत बुरी थी। एक साधारण इंसान को कोई ऐसे मार दे, ईगो ही होगा, वो वापस मार देगा, गुस्सा कर लेगा, चिल्लाएगा, चिड़चिड़ा होगा, शायद आप भी करेंगे, शायद मैं भी करूँगा। लेकिन हमें ये संतों की कहानियों से या इस तरह की कहानियों से ये समझना है कि हमें उस लेवल पे उठना है। अब मनुष्य कहता नहीं ये बड़ा मुश्किल है,
तो तुम्हें सब कुछ आसान क्यों चाहिए? और सब आसान होता तो हर कोई तुकाराम होता, सब आसान होता तो हर कोई राम होता, हर कोई हनुमान होता। राइट। तो हनुमान बनने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। आप कहो नहीं नहीं सब आसानी से चाहिए, तो भैया ठीक है, आसानी से तो मुर्दे को ही मिलता है सब कुछ, कि मुर्दे को पानी भी कोई ला के दे रहा है, उसको नहला भी कोई और रहा है। आसान नहीं होगी ज़िंदगी। किसी ने चंद्रगुप्त मौर्य ने, या शायद हाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से कहा, जब से मैं चक्रवर्ती सम्राट बना हूँ, इधर जाना पड़ता है उधर जाना पड़ता है, सुकून से बैठ ही नहीं पाता हूँ, घर वालों के पास नहीं रह पाता हूँ, काश ये सब कुछ आसान होता। तो चाणक्य पलट के जवाब देते हैं, अगर ये आसान होता तो भारत का हर एक व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होता। तो सब नहीं बन सकते ना। हाँ, तो मतलब कि सक्सेसफुल होने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा, या उस लेवल तक या इवॉल्व होने के लिए भी, अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो प्रयास निरंतर करते रहना पड़ेगा, तभी आप उस जगह पर पहुँच पाएंगे। अगर इसी तरह से अगर हम मनी एनर्जी की भी बारे में बात करें तो वहाँ पर भी बहुत सारे मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, अगर मैं एनर्जी के अकॉर्डिंग बात करूँ तो, क्योंकि उनके अंदर ही वो मेंटालिटी शायद पुराने ही उसमें दी गई है, तो वो उनके अंदर ही चली जाती है, शायद नर्वस सिस्टम में चली जाती है, वो इस बात को समझ ही नहीं पाते। तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे उस चीज़ को समझ के वो अपनी मनी एनर्जी को एनहांस कर सके? बिल्कुल। हर आदमी जिसके पास मनी कम है वो क्या कहता है? वो अपने आप से कहता है वो पैसे वाला है, वो बड़ा आदमी है। वो बड़ा आदमी है, मतलब मैं कौन हुआ? छोटा आदमी। राइट। तो जिसने अपने मन में ही कह रखा है मैं छोटा आदमी, उसकी पूरी की पूरी, जैसे मैं कहूँ मैं हिंदू, तो क्या मेरा ब्रेन कभी क्वेश्चन करेगा इस चीज़ को? नहीं। और मेरी सारी की सारी एक्टिविटी किस तरह से होगी? हिंदू की तरह। ठीक है। अगर मेरा माइंड या बॉडी या कोई भी ज़बरदस्ती या किसी भी तरह से मुझे मुस्लिम की तरह या एक ईसाई की तरह या जूस की तरह बिहेव करवाना चाहे, तो क्या मैं कर दूंगा? मेरा माइंड कहेगा नहीं, ये तू नहीं है, तू दरगाह वाला नहीं है, तू क्रिश्चियन वाला चर्च वाला नहीं है, तू हिंदू है, तुझे मंदिर में जाना है, तुझे ये टीका लगाना है, ये ज़रूरी है, यहाँ तो टीका लगाने के लिए मना किया जा रहा है, यहाँ प्रसाद लेने के लिए मना किया जा रहा है, तू नहीं कर सकता ये, तुझे ये माला पहननी है, वहाँ नहीं पहननी है, तुझे ये कलावा बांधना है, तुझे ये रुद्राक्ष पहनना है, वहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं, और मुझे बोला जाए हटाओ ये सब, तोड़ के फेंक दो, इनका कोई वो नहीं है। तो मेरे अंदर का हिंदू क्या करना? बिल्कुल नहीं होगा। हाँ। तो इसका मतलब पता है क्या है? मेरा ब्रेन डिजाइंड है जो मेरी आइडेंटिटी यानी पहचान बन गई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जैसे ही मैं कहता हूँ वो बड़ा आदमी है, तो मेरी पहचान क्या हो रही है? मैं छोटा आदमी हूँ। और जब मैं बार बार कह रहा हूँ मैं छोटा आदमी हूँ, या बार बार मैं कह रहा हूँ मैं मिडिल क्लास हूँ, या मैं बार बार कह रहा हूँ मैं लोअर मिडिल क्लास हूँ, या मैं तो जनरल हूँ, एवरेज हूँ, तो ये आपकी पहचान बन गई है। और आपका ब्रेन, बॉडी, माइंड, आपकी मसल्स, आपकी सेल्स, आपकी रक्त की कण, आपके आसपास की एनर्जी, सब उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। भारत हमारी आइडेंटिटी है, पहचान है। हम भारत के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे, राइट? हमारे सारे देश के लोग मिलके भारत बचाओ। चाइना भले कितना पावरफुल हो, चाइना कितना एडवांस हो, चाइना कहे मैं सारी टेक्नोलॉजी तुम्हें फ्री में देता हूँ, तुम लोग मेरी बात मानो। भारतीय कहेंगे नहीं, हम भूख मर लेंगे लेकिन तेरी बात नहीं मानेंगे। अंग्रेज कह रहे थे हम तुम्हें माला माल कर देंगे, तुम्हारे अच्छी सड़कें बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, अंग्रेज शासन ऐसा। हमने कहा हम मर जाएंगे। भगत सिंह जी ने कहा 55 दिन भूख हड़ताल कर लूँगा लेकिन तेरी बात नहीं मानूंगा, फांसी पे चढ़ जाऊँगा लेकिन तेरी बात नहीं मानूंगा। तो हमारी जो पहचान होती है उसके लिए हम मर मिटने को तैयार होते हैं। तो जब किसी के मन की पहचान है मैं तो छोटा आदमी हूँ जी, तो उसकी कोशिकाएं उसके लिए मर मिटने को तैयार होती है, ये प्रूव करने के लिए कि तू छोटा है, छोटा था, छोटा रहेगा। इसीलिए कभी ये ना बोलें कि वो बड़ा आदमी है। हाँ, वो इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं, वो ज्ञानी हैं, मैं और ज्ञानी बन रहा हूँ, मैं भी उनसे सीख रहा हूँ। उसके साथ कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसा बोलें, हाँ वो बड़े आदमी है और मैं भी बड़ा बनना सीख रहा हूँ उनसे, रादर देन ये सेइंग कि वो बड़ा है मैं छोटा हो गया, वो पैसे वाले हैं मैं कम पैसे वाले हो गया, वो अपर मिडिल क्लास हैं, वो हायर क्लास हैं, वो रिच हैं, मैं मिडिल क्लास हो गया। मैं मिडिल क्लास नहीं, मैं वर्ल्ड क्लास हूँ, चाहे मेरे पास पैसा है या नहीं है। ये अब्दुल कलाम साहब की सोच थी, इसलिए उनके पास पैसा नहीं भी था तो भी वो भारत के राष्ट्रपति भी बने, मिसाइल मैन भी बने। ये स्वामी विवेकानंद की सोच थी, वो शिकागो धर्म सम्मेलन में गए, उनके पास न पैसे थे न कपड़े थे, सन्यासी का वेश था, अमेरिका के सारे लोग हंस रहे थे उन पर, बोले कौन आ गया ये पागल इनके। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया, क्योंकि वो जानते थे मैं अमीर हूँ, कपड़ों से अमीर नहीं हूँ, मेरे पास जो इनमें से किसी के पास नहीं, खोखले हैं सब। और जैसे ही उन्होंने बोला माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
तालियों से 5 मिनट तक तालियां नहीं रुकी। और फिर जो लोग उनको बोलना नहीं देना चाहते थे, उन्होंने उनको 1-1 घंटा सुना। सो पावर इज इन मी, सिचुएशन इज पावरलेस। मैं उस सिचुएशन में अपने इमोशन, अपने थॉट्स के बाद पावर ऐड करता हूँ या उससे डिलीट करता हूँ। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे थॉट्स उस अकॉर्डिंग बन जाएंगे जैसा हम सोच अपनी पहचान को बना लेंगे। जी, अगर पहचान बदल गई तो शायद हमारी आइडेंटिटी से ही हमारा सब कुछ चलता है। करेक्ट। पहचान बदलने का बिल्कुल सिंपल सा काम कर लेते हैं। सभी लोग मेरे साथ बोले मैं वर्ल्ड क्लास हूँ, आई फील इट। 5-6 बार बोले मैं वर्ल्ड क्लास हूँ। आप देखो, अब आप अंदर से बोलोगे ना मैं मिडिल क्लास हूँ, तो अंदर से अब कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू हो जाएगा। ऐसे ही कोई आदमी बार बार बोलता है कि यार मैं छोटा हूँ, अब बोलो मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बड़ा आदमी बन रहा हूँ। अगर मैं बड़ा आदमी हूँ ये झूठ लगे तो बोलो मैं बहुत बड़ा आदमी बन रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बनने की प्रोसेस में हूँ। ठीक है, और हकीकत है यू आर इन द प्रोसेस। तो that's how it is. ये तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी और ऐसे हर चीज़ को करने में। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे आसपास के लोग, या जैसे मैं अगर बात करूँ कि कोई एस्ट्रोलॉजर है तो वो हमारे माइंड में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं। हमारी कुंडली देखी और ये बोला कि आपका ये नक्षत्र है। हो सकता है कि वो सही भी हो और वो गलत भी हो, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। बट उससे हम अपने माइंड में एक इन्फॉर्मेशन जो हमारे माइंड में गई, उससे हमने ये बना लिया कि मेरे साथ तो ऐसा ही होगा क्योंकि मेरे नक्षत्र ऐसे हैं, और फिर वो हमारा बिलीफ बन जाता है। और फिर अगर हम कितना भी बोलें अपने आप को, उस चीज़ को हम अडेप्ट और एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। जी, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एक डॉक्टर है, उसके पास एक 3rd स्टेज कैंसर का पेशेंट आता है। एंड डॉक्टर कहता है भाई देख 3rd स्टेज कैंसर है, तू तो 2 महीने में मरने वाला है। तो क्या एक डॉक्टर को ये करना चाहिए? डॉक्टर को क्या कहना चाहिए? अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हें तो, तुम तो अगले 20 साल तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, मैं वादा कर रहा हूँ तुमसे, है ये तो तुम ऐसे हरा दोगे कैंसर वैंसर। डॉक्टर को अगर पता है कि 3 दिन में भी पेशेंट मरने वाला है, तो भी डॉक्टर पेशेंट को क्या कहेगा? ठीक हो रहे हो तुम, तुम्हारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही हैं, चिंता मत करो। भले वो घर के परिवार के सदस्यों को कुछ अलग बोले, लेकिन पेशेंट को क्या बोलना चाहिए डॉक्टर को? कि यू आर गोइंग टू गेट बेटर। मैं ट्रेनर हूँ, मेरे पास कोई भी व्यक्ति आता है जो किसी भी प्रॉब्लम में है, किसी भी मुसीबत में है, क्या मुझे बोलना चाहिए अरे तेरे तो ये भैया दोष ही दोष है, तो अगले 20 साल ऐसे ही प्रॉब्लम में रहेगा? नो, इवन इफ़ आई नो कि अगर वो बंदा प्रॉब्लम में रहेगा तो मुझे क्या करना है? अरे चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर जो पावर है वो सब चीज़ों को हरा सकती है। हनुमान जी की आराधना करो, पॉजिटिव हो जाओ, सुबह जल्दी उठना शुरू करो, भागो दौड़ो, ये किताब पढ़ो, मुझे यही बताना है ना। अब ये कौन से एस्ट्रोलॉजर, पंडित, पुजारी, न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए जो कहते हैं तुम्हारा ये ग्रह नक्षत्र खराब है और तुम्हारे साथ अब खराब होगा, तुम्हें तुम्हें काल सर्प दोष है और तुम्हारी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, या तुम्हारे घर में कोई ना कोई मर जाएगा, जल्दी पूजा करा दो। भैया ये कौन सा डर का धंधा खोल रखा है? देखिए एस्ट्रोलॉजी सही साइंस है, लेकिन वो डॉक्टर जो डरा के कहता है नहीं तुम मर जाओगे भैया अभी का भी ऑपरेशन, वो डॉक्टर गलत है। राइट? वो डॉक्टर मरीज को अगर डरा रहा है तो डॉक्टर गलत है। अगर ट्रेनर किसी इंसान को डरा रहा है कि भैया तू सुन, तू नहीं करेगा तो तेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपने कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम सेल करता हूँ और मैं उनमें बोलता हूँ देखिए ऐसा नहीं कि मेरा प्रोग्राम करके कोई गारंटी है तुम करोड़ों कमा लोगे, लेकिन हाँ मेरे प्रोग्राम में कुछ प्रोसेसेस है जो करके तुम्हारी सफलता के चांसेस बहुत गुना बढ़ जाएंगे। और अगर तुम्हारे पास कोई दूसरी प्रोसेस है तो तुम उसे फॉलो कर लो, नहीं तो तुम्हें लॉजिकल लगे तो तुम आ जाओ, मैंने तो सारी चीज़ समझा दी है। लेकिन मैं कहूँ तुम नहीं करोगे ना ये मेरा प्रोग्राम तो तुम्हारा बुरा होगा जी। आई एम अ वेरी बैड ट्रेनर इन दैट केस। तो कहते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर या जो भी डरा के, चाहे वो साधु संत गुरु टीचर कोई भी हो, अगर वो डरा के आपको कोई चीज़ करवा रहे हैं तो फिर वो बहुत गलत है। सो अगर किसी को किसी पंडित पुजारी किसी मुल्ला मौलवी ने कह दिया है कि तुम्हारे घर में ये सब चीज़ें चेंज कराओ, ये पूजा करो तभी तुम्हारी बरकत आएगी, तो मुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए कि शायद उनका घर मुसीबत में है, उनका घर चल नहीं रहा है, या उनकी गाड़ी आ नहीं रही है, या उनके पास वो काबिलियत नहीं है, और अब वो तुमसे पैसे लेके वो काबिलियत अपनी पूरा करना चाहते हैं। तो देखिए पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अच्छे से कमाओ ना, आप लोगों को होप दो। आपको अगर मैं किसी का हाथ देखूं, हालांकि मुझे नहीं आता, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं किसी का हाथ देखूं और मुझे समझ में आए कि इसके तो यार पूरा बिजनेस ही बर्बाद होने वाला है इसका, तो मुझे क्या करना चाहिए?
अब वो आदमी बिजनेस में है, बेचारा पैसा लगा चुका है, शायद उसको मायूस करना चाहिए? नहीं, मुझे उसको कहना चाहिए तुम्हारे हाथ में अब ग्रोथ की रेखाएं आ रही है, चिंता मत करो, बहुत कुछ अच्छा होगा। अब मुझे तो पता है कि बुरा होगा, लेकिन मैं उसको होप दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं उसको कोई प्रैक्टिसेस दूंगा कि चल एक काम कर, इस चीज़ को करने के लिए तू ये कर ले। एक पंडित जी से मैंने एक सवाल कर दिया, थोड़ा उनको बुरा लग गया। वो मुझे बोलते हैं, अरे तुम्हारे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है तो तुम ये अनुष्ठान करो। तो मैंने कहा कौन सी देवी का अनुष्ठान? उन्होंने एक देवी का नाम लिया। मैंने कहा सुनो मेरी बात, मैं शनि भगवान के पंडित जी के पास गया ना, तो उन्होंने कहा शनि जी का अनुष्ठान करो। मैं हनुमान जी के पुजारी के पास गया तो उन्होंने कहा हनुमान जी का करो। मैं कृष्ण भगवान के पुजारी के पास गया तो उन्होंने कहा उनका करो। मैं दुर्गा मैया के उनके पास गया तो उन्होंने कहा उसका करो। अब मैं किसको मानूँ बताओ आप? नहीं नहीं हमारा वाला करो, ये सबका है, ये सब होता है। मैंने कहा वो भी यही कह रहे थे, हनुमान जी तो सबके देवता हैं जी। अब मैं आपकी मानूं या उनकी मानूं? अब जहां कोई पंडित कहता है नहीं उनका देवता नहीं मेरा ही देवता, ये ही होगा, मैं चमत्कार दिखा दूंगा, मुझे वो पंडित फिर कन्विंस करने के, मैं तुम्हें जब तक पूजा होगी उतने में तो चमत्कार दिख जाएगा तुम्हें, उतने में तो तुम खुद चमत्कार को नमस्कार करना जी। मैंने कहा थैंक यू सो मच सर, मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए चिढ़ गए ना वो। क्यों चिढ़ गए भाई? आप कहते हो हनुमान जी अलग हैं और कृष्ण अलग हैं और राम अलग हैं और तुम्हारी देवी अलग है, गलत बात। सब एक है, सारी शक्तियाँ एक है। नहीं नहीं, फिर वो एग्जाम्पल देंगे, नहीं नहीं सारी शक्तियाँ एक नहीं है, ये ना यहाँ करते ही ये होता है, ये अनुष्ठान करते ही ये होता है, ये चमत्कार होते हैं। तो हर जगह चमत्कार होते हैं। और मैं तो कहता हूँ क्या हम लोग इतने सारे यज्ञ हवन सब कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर रहे लोग, तो क्या वहाँ चमत्कार नहीं हो रहे लोगों के साथ? ऑलराइट, यूके में नहीं हो रहे, वहाँ पे आप देखिए वो लोग इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी हमसे ज़्यादा बेटर लाइफ है उनकी, हमसे ज़्यादा संपन्न है, हमसे ज़्यादा प्रसन्न है, हमसे ज़्यादा कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में क्या कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। राइट। जो आदमी यूके वाला है, इवन इंडिया का आदमी जो ये सारी चीज़ें कर रहा था और यूके जाके सेटल हो गया, अच्छा पैसा कमाने लग गया, उसको बोलो वापस इंडिया नहीं आएगा। वो तो बिना मुहूर्त के शादी तक कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तब भी उनकी शादियाँ क्या सक्सेसफुल नहीं रहती हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ बस डेफिनेटली हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि लोग शादी कर तो लेते हैं, निकलना मुश्किल है। उनके यहाँ थोड़ा निकलना आसान है, इसलिए निकल जाते हैं। बाकी अगर ऐसा ऑप्शन इंडिया में भी आ जाए तो पता नहीं कितने लोग निकल जाएं। सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे मनी के बारे में हम बात कर रहे थे जी। तो यही जो ब्लॉक्स होते हैं, कुछ तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एस्ट्रोलॉजर्स ने डाल दी, चलो वो तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन कुछ ऐसे ब्लॉक्स भी होते हैं जो हम खुद भी बना लेते हैं मनी रिगार्डिंग, तो उनको कैसे ब्रेक किया जाए? अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्लॉक की बात की कि मैं छोटा आदमी हूँ, ये ब्लॉक है। हाँ। मैं लकी नहीं हूँ, ये ब्लॉक है। हाँ। कुछ बिलीफ बन जाते हैं प्रोसेस में ना। आइडेंटिटी के बाद आते हैं बिलीफ क्या है? कुछ ऐसे विचार जो हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमें सच से लगने लगते हैं। हाँ। जैसे कि एक विचार आ जाता है कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है जी, या अरबपति बनना तो आजकल तो बहुत ही मुश्किल है, आजकल तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो इसमें तो दिल्ली में फ्लैट खरीदना बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा कहता हूँ बढ़ने दो ना सोने चांदी के दाम, कितने बढ़ेंगे? पहले 50,000 था, आज मान लो सोना 1,70,000 हो गया। तो मैं अपने आप को बोलता हूँ जब सोना 5,000 रुपये का तोला था ना, तब मैं शायद बहुत छोटा था और उस समय मेरी 5,000 रुपये तोले की लेने की कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन जब तक हमारी शादी हुई, मेरी बहन की, मेरे भाई की, तब तक सोना शायद 35,000 40,000 रुपये तोला हो गया था। और हम तीनों की शादियों के लिए जितना हमें लेना था हमने ले लिया। अब सोना 1,70,000 का हो गया, ठीक है, और हो सकता है ज़्यादा आगे जाके 1 करोड़ रुपए तक का हो जाए। तो डायमंड सोने से महंगा है, डायमंड लोग खरीद ही रहे हैं ना, खरीद रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। राइट, ऐसे ही सोना भी लोग खरीदेंगे। हाँ। मैं कहता हूँ आप अपनी काबिलियत बढ़ाने में दिमाग लगाओ ना। सोना कितना जा रहा है और कितना नहीं जा रहा, प्रॉपर्टी कितनी भाग रही कितनी नहीं भाग रही, आप अपनी काबिलियत पे दिमाग लगाओ और आपकी काबिलियत इस लेवल पे बढ़ जाएगी कि एक दिन आप कितना भी महंगा सोना हो जाए आपको सस्ता ही लगेगा। तो ये काबिलियत हमें बढ़ानी है। और पहले तो डिसाइड करो कि सोना ही चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले हमेशा मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागता था। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वहाँ जाना है, विदेश ट्रिप करनी है, इतनी यात्राएं करनी है। अब मेरा उनमें से एक भी लक्ष्य नहीं है। अब मेरा एक भी गोल नहीं लिखा हुआ है कि मुझे ये घर चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए। सर वो तो आपने कर लिया ना। कर लिया इसके कारण नहीं है। आप बताइए कौन से करने वाले हैं जिनकी पैसा कमाने के बाद भूख पैसे की कम हो गई है? ऑलमोस्ट अधिकांश लोग, इवन मेरी भी बढ़ती जा रही थी। पहले मैं सोच रहा था, मेरे बचपन के थॉट क्या थे,
आज मैं 1200 रुपये महीना कमाता हूँ, जब मैं 5000 रुपये महीना कमाने लगूंगा ना, तो हर महीने मूवी जाऊँगा, हर महीने अपने लिए कपड़े खरीदूंगा। जब मैं फिर 5000 कमाने लग गया, नहीं कर पा रहा था, 12 कमाऊंगा ना तब ये करूँगा, फिर 20 कमाऊंगा तब ये करूँगा, फिर और कुछ डिज़ायर आएगी, अब 50 कमाते ही तो बाइक लेंगे, 1 कमाते ही तो ये कार लेंगे। तो डिज़ायर तो पैसा कमाने से बढ़ ही रही थी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब कर लिया तो अब मेरा कोई ड्रीम नहीं है। क्या मैं सब कर लिया तो क्या अंत हो गया मेरी लाइफ का? नहीं, अभी तो मैं 50 साल जीना है। हो सकता है जो भी गाड़ी मैंने खरीदी है 15 साल में रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा। सही बात है। ऑलराइट, सो एंड थोड़ी हुआ है, मुझे तो और चाहिए होगा, फिर 15 साल बाद फिर गाड़ी चाहिए होगी। घर जो अभी बनाया है हो सकता है 10 साल बाद रेनोवेशन मांगेगा या 20 साल बाद मांगेगा। सो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ इसलिए वो भूख नहीं है, बल्कि वो तो भूख और बढ़नी चाहिए कि अभी मुझे 5000 लोग सुनने आ रहे हैं तो 50,000 आने चाहिए, 50,000 आ रहे हैं तो 5 लाख आने चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि एक लेवल के ऊपर हमें ये समझना होगा कि थिंग्स आर डेफिनेटली गेटिंग एंडलेस। और मुझे रादर देन फोकसिंग ऑन स्मॉल थिंग, कैन आई फोकस ऑन समथिंग बिग। तो अब मेरा फोकस सिर्फ इतना सा हो गया है कि वो गाड़ी घोड़ा घर, उसकी जगह मैं कहता हूँ पूरी दुनिया। अच्छा, अब तो आपको बहुत बड़ा डिजायर हो गया। तो अब मेरा डिजायर है पूरी दुनिया में छाना है, पूरी दुनिया में छाना है, बट कोई कंपटीशन के बिना, अपनी इंडिविजुअलिटी से। जैसे बुद्धा, उनकी कोई डिजायर नहीं थी कि पूरी दुनिया चाहिए उनको या पूरी दुनिया उनको जाने, या और भी जितने भी संत हुए उनकी कोई डिज़ायर नहीं थी। संत तुकाराम जी की हमने अभी बात की, उनकी कोई डिज़ायर नहीं थी कि पूरी दुनिया हमें जाने, वो तो बस भक्ति में लीन थे, दुनिया अपने आप जान गई। तो अब मुझे बहना है, बहती हवा सा हूँ मैं, उड़ती पतंग सा हूँ मैं। तो अब मुझे उड़ती पतंग बनना है, अब मुझे बहती हवा बनना है। क्या बात है। लेकिन अगर हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी तो चाहिए ना? नहीं चाहिए नहीं, ये हमारा लालच है। हमारी हम सबको चाहिए। लेकिन चाहिए नहीं, गलत स्टेटमेंट होगा जब हम कहेंगे चाहिए। सही स्टेटमेंट होगा जब हम कहेंगे कि मैं मेरी डिजायर्स हैं या मेरी इच्छा है। इच्छाएं तो हैं, इच्छा है, और इच्छा के बिना रहना भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, होनी चाहिए इच्छाएं। बिल्कुल। तो उन इच्छाओं के लिए क्या क्या करना चाहिए? मतलब वो वाला जो आपका जैसे आप जब आप या कोई इंसान है जो बहुत कम सैलरी ले रहा है, 30-40,000 या 20,000 पे है, लेकिन उसकी इच्छाएं हैं बड़ा बनने की, तो वो क्या जर्नी करे या क्या चीज़ करे जिससे वो मार्क जुकरबर्ग की तरह सोचे। अच्छा, मार्क जुकरबर्ग या इलॉन मस्क, ये लोग जो भी बड़े लोग थे, मैं नहीं कहूँगा कि इनका कैरेक्टर कितना शुद्ध है, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन पैसों की बात हो रही है तो प्योर पैसे की बात ही करते हैं ना। तो इन लोगों ने क्या किया होगा, ये लोग छोटे होंगे एक समय पे, ये भी स्कूल में जा रहे होंगे, कॉलेज में जा रहे होंगे, उनका सपना क्या होगा? उनका सपना होगा मुझे पूरी दुनिया पे छाना है, ठीक है, मुझे बिलियनर बनना है। वो नहीं सोच रहे होंगे कि मैं 10,000 कमाऊँ, फिर 50 कमाऊँ, फिर 1 लाख कमाऊँ, फिर 2 लाख कमाऊँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जिसको भी 30-40 हज़ार कमा रहा है ना, वो अपने आप को देखे कि मैं हूँ बिलियनर। कांच में जब भी खड़ा हो और देखे कि मैं तो प्रभु का अंश हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, तो मैं तो हूँ ही बिलियनर, अभी से ही हूँ मैं बिलियनर, अभी से ही हूँ। हाँ, मैं बिलियनर हूँ। कोई कहेगा अच्छा तू बिलियनर है ना, खरीद के दिखा कल का कल रोल्स रॉयस। पूरी दुनिया की रोल्स रॉयस और मेरी एनर्जी सेम है, और पूरी दुनिया के वो लोग जिनके पास रोल्स रॉयस हैं उनकी और मेरी एनर्जी भी सेम है। तो मैं कहूँगा कि मुझे पहले तो ये सेल्फ इमेज तो बनानी होगी ना कि मैं डिज़र्व करता हूँ। ठीक है, मैं डिज़र्व करता हूँ डजंट मीन कि आज मेरे घर के बाहर कोई खड़ी कर देगा ला के, लेकिन अगर मैं इस समय देख पा रहा हूँ अपने आप को, आंख बंद करके विजुलाइज कर पा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ रोल्स रॉयस में हूँ, तो कहते हैं कि देयर आर पैरेलल यूनिवर्सेस। इसी वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं और किसी न किसी यूनिवर्स में मैं ऑलरेडी रोल्स रॉयस में घूम रहा हूँ। एंड दूसरी बात, पूरे वर्ल्ड में एक ही एनर्जी है, सिर्फ ओनली वन एनर्जी। तो मैं और वो इलोन मस्क या मार्क जुकरबर्ग सेम एनर्जी है। तो अगर वो उस गाड़ी में घूम रहा है तो मैं भी घूम रहा हूँ। ये अगर हम एनर्जी के लेवल पे चले जाएं तो लोग कहेंगे नहीं ये तुम कंफ्यूज कर रहे हो। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप बिलीव तो करो कि आपके पास रोल्स रॉयस आ रही है, आप बिलीव तो करो कि आप वो हो बिलियनर। आप कांच में बैठ के ये मत बोलो कि मैं गरीब हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं बिलियनर हूँ। फिर वो सारी विजुअलाइजेशन भी करो, फिर उसके बाद गोल भी बनाओ, फिर उसके बाद भागो भी, दौड़ो भी, इंजॉय भी करो, लेकिन हर प्रोसेस को इंजॉय करना है। आपकी एनर्जी उस इंजॉयमेंट के प्रोसेस में बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। आपको ऐसे लगता जाए मैं तो ब्लिसफुल हूँ। तो कार चाहिए, उस कार के शोरूम में जाओ,
मस्त उस कार के अंदर बैठो, नहीं है पैसा तो भी बैठो, अच्छा। कोई दोस्त की कार में बैठ के देखो, उसकी लेदर को फील करके देखो, स्मेल लेके देखो, उसकी लाइटें जला के देखो, उसके अंदर सनरूफ खोल के देखो, उसकी टेस्ट ड्राइव लेके देखो, एंड वो कार आपकी रग रग में समा जानी चाहिए, वो घर आपके रग रग में समा जाना चाहिए। तो जिसको भी मटीरियलिस्टिक चाहिए ये सब चीज़ें, देखिए चाहे भगवान को पाना हो, चाहे किसी भी चीज़ को पाना हो, यू नो मटीरियलिस्टिक चीज़ों को, प्रोसेस सेम है, उसे अपनी रग रग में बसा लो, अपनी रग रग में बसा लो। बिल्कुल। जीते सोते उठते बैठते उसी का ध्यान करो भाई। सूरदास जी, तुलसीदास जी, प्रेमानंद जी सोते उठते बैठते प्रभु 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 कर रहे हैं, राधा 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 कर रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं, तो उनको राम मिले। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन करे घिसे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी तिलक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे भगवान से मिला दो भाई कोई। हनुमान जी आए, दर्शन दिया, बोले हनुमान जी कह रहे थे प्रभु आएंगे, आप तो बैठ के अपना काम करो, तिलक लगाओ लोगों को, प्रभु आएंगे तुमसे तिलक लगा के चले जाएंगे। और प्रभु आते हैं, बोले तिलक दो जी, तिलक लगाते हैं। फिर सूरदास जी को फिर तुलसीदास जी को हनुमान जी आके कहते हैं प्रभु का दर्शन हुआ है? बोले नहीं। अरे तिलक तो लगवा के लगे गए थे। तुलसीदास जी बहुत जोर जोर से रोए, बहुत जोर जोर से रोए, बहुत जोर जोर से। फिर भगवान को करुणा आई, फिर से गए वापस और इस बार दर्शन दिए। तो जब भक्ति पावरफुल होती है ना तो भगवान से मिला देती है। तो फिर आपने डायलॉग सुना होगा ना, पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। तो वो शिद्दत यानी वो भक्ति है। आप गाड़ी के लिए भक्ति करो, आप पैसों के लिए भक्ति करो, आप जिस चीज़ के लिए करो, बस इन सब में रिस्क क्या है? इन सब में रिस्क ये है कि जब आप पैसे के लिए भक्ति करते हो तो आप पैसे से अटैच हो जाते हो। अच्छा। फिर कभी आपका लॉस हो गया ना फाइनेंशियल, तो आप बहुत दुखी हो जाते हो। अच्छा। ठीक है। आप जब बहुत सारा बड़ा घर बनाने की कोशिश करते हो और बहुत पॉलिश्ड, उसमें एक टाइल भी खराब हो गई तो आप बहुत दुखी हो जाते हो। तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बस ये प्रॉब्लम है। और जैसे ही मैं कहता हूँ कि मुझे तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, वहाँ ये दुख है नहीं, क्योंकि वहाँ हम पहले से पता है कि एक जन्म में शायद भगवान नहीं मिलेंगे, तो हमें तो प्रयत्न ही करते रहना है। आदमी निस्वार्थ होकर प्रयत्न करता रहता है और लंबे समय तक करता रहता है। राइट। लेकिन अब जब हम पैसों की तरफ जाते हैं या मटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ जाते हैं तो एक कहीं ना कहीं एक डेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा, और अटैचमेंट भी बढ़ जाता है। लेकिन चाहिए तो होता है। अब उससे उसी टाइम पे डिटैच या सरेंडर कैसे करें? तो कहते हैं ना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। तो आपको जहाँ पहुँचना है, आपको पैसा कमाना है ना, तो सीरियस मत हो जाओ यार। अच्छा। सिंसियर हो जाओ, मस्त हो जाओ, एंजॉय करते करते कमाओ ना। आज आपसे कम काम हुआ, 2 क्लाइंट कम क्लोज हुए, कोई बात नहीं, हाउ वंडरफुल। बस मैं रात को बैठा सिंसियरिटी के साथ, आज मेरे से 2 क्लाइंट ही क्लोज हुए, जबकि मेरे से कल 4 क्लाइंट हुए थे। आज मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई मैंने लिख ली, आज मैंने क्या इंप्लीमेंट नहीं किया वो लिख लिया, कल मैं क्या इंप्रूवमेंट करूँगा वो लिख लिया। ये सिंसियर आदमी करेगा। जो सीरियस आदमी होगा, मेरे को पैसा ही नहीं आया, मेरे को पैसा ही नहीं आया, मैं क्या करूँ, वो रोता रहेगा। राइट। तो यार रोने वालों को रुलाएंगे। तो भगवान यही कहता है, भैया रोता रहा है, तेरे को रुलाएंगे। राइट। और मुझे लगता है वो एक नेगेटिव लूप में चले जाते हैं, तो वो एनर्जी भी उनकी डाउन हो जाती है। एब्सोल्युटली। और जब वो एनर्जी डाउन हो गई तो वो एनर्जी कैसे आपको मिलेगी जो अच्छी वाली एनर्जी है? एब्सोल्युटली। तो हमें एनर्जी का ध्यान रखना है। एनर्जी अपने आप शिफ्ट, एनर्जी का भी ध्यान नहीं रखना है, हंसने का ध्यान रखना है। हंसने जैसे आप का। हंस रहे हो अभी, ठीक है, मैं तो हंसो हंसती खेलो, रहती हूँ सर। हंसो खेलो एंजॉय करो, बस यही लाइफ का धर्म है। तो मैं कहता हूँ हमेशा मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो, और अगर दुख आए, परेशानी आए तो मौज लो, तब भी मौज लो। क्योंकि वो तो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आया है। आपको क्यों लगता है कि आपका दुख आपको परेशान करने के लिए आया है? आपको क्यों लगता है कि आपका दुख आपको तोड़ेगा ही? जितने भी लोग दुखी हुए हैं कितने स्ट्रांग बन गए देखो। जिसने जल्दी अपनी ज़िंदगी में माँ पिताजी की डेथ देख ली, वो इंसान है ना 15 साल की उम्र तक तो स्ट्रीट स्मार्ट होके पूरी दुनिया चलाना सीख जाता है। और जो बच्चा माँ बाप से पैम्पर्ड है 50 साल की उम्र तक, वो उनके 50 साल की उम्र में भी जाने के बाद भी वो रोता रहता है। तो दुख तो परेशानियाँ तो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हुई है।
मैं आर्मी की ट्रेनिंग में जाऊं तो मुझे सुखी रखेंगे वो या दुखी करेंगे? वो मुझे दुखी करेंगे, बोलेंगे 20 किलोमीटर भाग, अभी सामान उठा के भाग, अभी और सामान के साथ राइफल लेके भाग, राइट, रात को भाग, पहाड़ में भाग, अभी प्लेन में मत भाग, जंगल में भाग, इतनी देर में तुझे वहाँ पहुँचना है, कैसे भी पहुँच, यू नो। तो वो जब वो ट्रेनिंग देते हैं तो वो बहुत दुख भरी ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसका परिणाम कितना सुंदर होता है कि आप बॉर्डर पे लड़ना सीख जाते हो, दुश्मनों से किसी भी सिचुएशन से निपटना सीख जाते हो। तो दुख तो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आए हैं, जो चीज़ आपको अच्छा बनाने के लिए आए है, आप उससे भागना चाहते हो और आपको मुझे दुख ना आए भगवान कहेगा ठीक है तू खुशी 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 ले ले, अच्छा फिर तू बन जा कमज़ोर, थोड़ा सा दुख आते ही तू ऐसा चिंगाड़ेगा, ऐसा रोएगा, ऐसा प्रॉब्लम में आएगा। एक लेडी है जिनको मैं जानता हूँ, वो हमेशा खुश रहती हैं, ओके, बहुत अच्छा उनका है, लेकिन थोड़ी उनको बुखार हो गई, वो रोना शुरू कर देंगी। थोड़ा सा उनको कोई भी तकलीफ आ गई, किसी ने उनका काम नहीं किया, चिढ़ जाएंगी। तो ऐसी खुशी खुशी है ही नहीं जिसमें आप थोड़ी सी तकलीफ से फट पड़ो, अरे मैं तो खुश हूँ, मेरे को कैसे तकलीफ आ दी, उस आदमी ने मेरे को कैसे तकलीफ दे दी, और फिर वो इंसान बार बार ये भी कहता है मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया जी, फिर मेरे को बुराई क्यों मिली। हाँ, ये तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है और ये सबके माइंड में होता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ। लोग जिन्होंने जॉब की है ना, हाँ, उन सब ने बहुत बड़ी बुराई की है, काम चोरी सब ने भर भर के की है, और फिर वो कहते हैं मैंने बुराई नहीं की। जितने भी लोग रिश्तेदारियों में हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भर भर के गालियाँ भी दी है, जलाया भी होगा, ठीक है, और कहते हैं मैंने तो बुराई नहीं की जी कभी। ठीक है, बुराई का मतलब यही थोड़ी होता है कि आप किसी को फिजिकली जाके बुराई कर रहे हो, आप मेंटली भी किसी के बारे में सोच रहे हो तो वो बुराई है। आप मेंटली चिड़चिड़े हो रहे हो, ये भी बुराई है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो टीवी पे, वो भी बुराई है। आप बहुत आलसी हो, ये भी बुराई है। तो बुराई तो है, बुराई के बिना आपको फल नहीं मिलेगा। तो दो ही रीज़न से भगवान आपको टफ टाइम देता है, या तो आपके पुराने कर्मों के कारण, या फिर आपकी आत्मा को जो लेसन चाहिए, या आपके मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपको स्ट्रांग बनाने के लिए जो स्ट्रेंथ आपको फ्यूचर में काम आएगी, वो डेवलप करवानी है, तो वो आज आपको तकलीफ देंगे। लेकिन कई बार सर ऐसा होता है ना, जैसे हम फंसे होते हैं, गलतियां कर देते हैं। जी। अब गलती हो गई, लेकिन अब समझ नहीं आता कि उसमें से बाहर कैसे निकले। अगर पैसों की बात करूं तो पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए, कुछ गलत हो गया, लोन ले लिया, और उसके बाद समझ नहीं आ रहा कि अब उसे पे कैसे करें, और तब वो वाली फीलिंग कैसे आएगी कि नहीं ठीक है हो गया, अब ठीक करना है, वो वाली फीलिंग कैसे लेकर आए? मैंने अभी आपको यही कहा ना, जब अटैचमेंट बहुत बड़ा हो जाता है ना, हाँ, तब हम इतने दुखी हो जाते हैं कि अरे मेरे पैसे मैंने इन्वेस्ट किए थे और अब मैं उन पैसों को कैसे लेके आऊँ, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। अब मैं रोता रहता हूँ क्योंकि पैसा कई बार ना लोगों का पैसा बड़ा हो जाता है, 15 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, लोन भी ले लेते हैं। जैसे अभी मैं 4-5 दिन पहले एक ड्राइवर से मिला, तो उसको 15 लाख का लोन है उसके ऊपर, और बड़ा दुखी था बेचारा। अब उसको क्या करना चाहिए? मैंने उससे एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा एक बात बता, तू कितने दिनों से दुखी है? बोले 3 साल से सर। मैंने कहा पैसे आए दुखी होने से? नहीं आए। तो अभी बढ़िया सा गाना लगा, झूम ले गाड़ी में, ठीक है। बोले क्या उससे क्या होगा? मैंने कहा उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है, एटलीस्ट तू दुखी तो नहीं रहेगा, कुछ होना ही चाहिए। तू कहे नहीं सर गाना बजाते ही मेरे पास पैसे आए तब तो मैं गाना बजाऊं, अरे तो भाई ये तो नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ तू चूज कर सकता है ना इस समय। तो एक लड़का मुझसे बोला नहीं मैं चूज नहीं कर सकता, ये तो डेस्टिनी हो रही है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उनको कहा गाना गाओ, तो उन्होंने गाना गाया। मैंने कहा एक काम करो अब दूसरा गाना गाओ, उन्होंने दूसरा गाया। मैंने कहा अब इसको थोड़े धीरे आवाज़ में गाओ, उन्होंने धीरे आवाज़ में गाया। मैंने कहा अब थोड़ा ज़ोर से गाओ, ज़ोर से गाया। मैंने कहा कौन चूज़ कर रहा है? आप ही चूज़ कर रहे हो। तो उस समय जब रो रहे हो तो थोड़ा सा एक गाना बजा लो और हंसना चूज़ कर लो। पहली चीज़ तो ये करो। दूसरी चीज़ आपको ये भी समझना होगा कि जो लॉस हो गया उसके बारे में बात करके लॉस रिकवर नहीं होगा। मेरा भी एक समय आया जब मेरा 90 लाख रुपीज़ के आसपास मार्केट में रह गया और टाइम पे नहीं आया, आ ही नहीं रहा था, उसके चक्कर में लोन लिया। मेरे रिकवरी का मैं पहले मांगने गया, लोगों ने नहीं दिया, फिर मैंने एक रिकवरी का बंदा लगा दिया, वो 3 महीने मांगने गया, थोड़ा बहुत आया, 10-5 लाख रुपए रिकवर हुआ। बाद में उसने भी हाथ खड़े कर दिए। तो मैंने अपने आप को कहा अब मैं वो 80 लाख को भूल रहा हूँ, जितना समय मैं उसको रिकवर करने में लगाऊंगा उससे कम समय में मैं शायद और कमा लूँगा। मैंने अपना फोकस वहाँ से हटाया और मैं कमाने पे फोकस लगा दिया और मैंने कमा ली उससे कई गुना ज़्यादा। तो दैट वाज द ब्यूटी। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, देखिए आदमी का माइंड का डेवलपमेंट कम हो रहा है क्योंकि वो
उसका डेवलपमेंट करना बोरिंग है। अगर आपको अपने माइंड को डेवलप करना है तो आपको किसी के पास जाना होगा, सुनना होगा। अब ये पॉडकास्ट सुनना वो भी कैसी बातें, कभी हो सकता है 5 बातें किसी के इंटरेस्ट की ना हो, लेकिन मूवी देखना है 3 घंटा तो एक एक पल इंटरेस्टिंग है। तो आदमी कहेगा मैं तो मूवी तो देख लूँगा, पॉडकास्ट नहीं करूँगा। राइट। अब पॉडकास्ट देखने से, मूवी उसने 1000 देख रखी है, कभी उसकी ज़िंदगी में कोई डेवलपमेंट नहीं आया है, एक्सेप्ट दैट वो थोड़ी देर के लिए हंस लिया होगा, थोड़ा रिलैक्स हो गया होगा। लेकिन कई बार लोगों का एक एक पॉडकास्ट से पूरा जीवन बदला है। तो जो चीज़ जीवन बदलने वाली है ना, वो थोड़ी कड़वी होती है। हाँ, लेकिन आपको चूज करनी पड़ती है, चूज करनी पड़ेगी। एंड चॉइस की पावर आपके पास ही है। राइट। सो ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू। सर, आपने एक चीज़ और बताई थी, इसमें सरेंडर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। Absolutely. जब हम सरेंडर करते हैं तभी वो चीज़ मिलती है। तो क्या बेस्ट वे है सरेंडर करने का सब कुछ? बस सरेंडर कर दो, और कोई बेस्ट वे नहीं है। उसका कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका तो बस ये है कि लॉजिकली अपने आप को थोड़ा सा ही बताओ कि जो मैं करने चाहता हूँ वो मैं क्यों करना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं बहुत साल पहले पब्लिक स्पीकिंग सीखने गया। मैं आईटी फील्ड में था, मेरे टीचर ने कहा पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहिए। मैंने कहा क्यों सीखना चाहिए जी? बोले कि कोई हर फील्ड में बात करनी पड़ेगी, हर जगह लोग रहेंगे, लोगों को तुम्हें इम्प्रूव करना है तो लोगों को मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, तो तुम किसी भी फील्ड में चले जाओ तुम्हें ये काम आएगा। मैंने जब लॉजिकली इस बात को सोचा तो मैंने कहा बात तो सही है। चाहे आप स्पिरिचुअल बन जाओ आपको बात करनी पड़ती है, चाहे आप नॉन स्पिरिचुअल बन जाओ आपको बात करनी पड़ती है, चाहे आप बिजनेस लीडर बन जाओ, पॉलिटिशियन बन जाओ, हर चीज़ में बात करनी पड़ती है। तो मैंने कहा बात लॉजिकल लगी, सरेंडर कर दो, अब दिमाग मत लगाओ। प्रेमानंद जी महाराज जो कि एक बहुत बड़े संत हैं, हर रोज़ रात को उनको 2 लाख लोग मिलने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, उनकी झलक पाने जा रहे हैं। टीवी पे हर एक चैनल पे हर एक आदमी उनकी रील्स बना के पोस्ट कर रहा है। कोई उन्हें भगवान मान रहा है, कोई उन्हें राधा रानी का रूप कह रहा है, कोई उन्हें कृष्ण का रूप कह रहा है। और जब इतना पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष, जिसका मुझे अभी तक उनका एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनसे हेट कर रहा हो। हाँ, दूसरे रिलीजन के लोग भले हेट करें, लेकिन ऐसा मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उनसे हेट कर रहा हो किसी भी चीज़ के लिए। तो जब मैंने ऐसे व्यक्ति के मुंह से सुना कि आप नाम जपो, तो मुझे अपना दिमाग क्यों लगाना है? लॉजिकली नहीं है ना, सरेंडर कर दो, वहाँ तो जपना शुरू कर दो। हाँ, वो कहते हैं राधा, अब तुम्हें हनुमान अच्छे लगते तो हनुमान का जप लो, राधा और हनुमान एक ही है। तुम्हें कृष्ण का अच्छा लगता है तो जय श्री कृष्ण का जप लो, कृष्णा कृष्णा कर लो। तो नाम जपो, अगर इतना बड़ा संत कह रहा है तो जपो, भले 5 मिनट ही जपो। वो कहते हैं 5-5 मिनट दिन में 3-4 बार ही कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो अब दिमाग क्यों लगाना है ना? यही सरेंडर है। जहाँ लॉजिक फिट बैठ जाए ना, वहाँ पे आप काम कर लो। मैं इतने सालों से ट्रेनर हूँ। मैं दुनिया को आज की डेट में कहता हूँ कि 20,000 साल 50,000 साल पहले जब से धरती बनी और मानव आया, तब से मानव जल्दी उठता था। पशु पक्षी जल्दी उठते हैं, पेड़ पौधे जल्दी उठते हैं, जानवर जल्दी उठते हैं। आज का मानव कहता है हम तो 4 बजे सोएंगे और 12 बजे उठेंगे। जो ब्रह्म मुहूर्त उठने का टाइम है उस पर वो कहता है सोएंगे। मतलब मती मारी गई है किसके लिए? सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सिर्फ पार्टी करनी है इसलिए, सिर्फ मस्ती करनी है इसलिए। तो मैं लोगों को कहता हूँ भाई 20,000 30,000 50,000 सालों में पृथ्वी पे इम्बैलेंस नहीं हुआ था। ये जब से हमने लेट उठना शुरू किया है तब से आप देख लो कितना इम्बैलेंस है। आपको अगर आपकी लाइफ को करेक्ट करना है तो मैंने अपनी लाइफ को करेक्ट किया था बाय वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं कहता हूँ 4:30 पौने 5 बजे उठ जाओ एंड उसके बाद आप करो अपने दिन की शुरुआत। आपकी ज़िंदगी पलटे नहीं तो मुझे कहना आप, लेकिन आप सुबह उठ के सीधा सिर्फ सैर पे चले गए नहीं, आत्मा को सबसे पहले खाना दो, मेडिटेशन करो, सबसे पहले पॉजिटिविटी से कनेक्ट हो, भगवान से कनेक्ट हो, कुछ अच्छी किताब पढ़ो। आत्मा के बाद मन को खाना दो, मन बहुत भटक रहा है ना उसको खाना दो। उसके बाद शरीर पे आओ, फिर एक्सरसाइज करो। लोग सीधा एक्सरसाइज, मैं सुबह जल्दी उठ के क्या करूं समझ नहीं आ रहा इसलिए एक्सरसाइज। लोगों को पता ही नहीं है सुबह जल्दी उठ के क्या किया जा सकता है, इसलिए वो कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए वो सो जाते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो माइंड बॉडी सोल तीनों को जब प्रॉपर फूड मिलेगा तभी शायद वो उस अकॉर्डिंग बन पाएंगे। जो स्पिरिचुअलिटी या इवोल्यूशन की आप बात करते हैं, वेरी ट्रू। एक नॉर्मल इंसान के लिए इतना ही है या आप कुछ और भी मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहूँगा सबको हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड करो, इसलिए नहीं कि वो किसी रिलीजन से जुड़े हैं या इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप पहले खुद करो, एक्सपीरियंस करो उसकी ऊर्जा, एंड उसके बाद जब आप एक्सपीरियंस करोगे तब खुद मानो। तो मैं कहता हूँ कि
कुछ ना कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताई हुई है, हर चीज़ को क्वेश्चन मत करो यार। तो सुंदरकांड कर लो, मेरे कहने से कर लो, एक बार 10-20 दिन कर लो, फिर आपको अगर अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लगे तो आप आगे करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। हनुमान चालीसा कर लो, सुंदरकांड में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, फास्ट ट्रैक पे किया तो 45 मिनट में लगता है, स्लो किया तो 1.5 घंटा लगता है, कोई बात नहीं, हनुमान चालीसा रोज कर लो। हनुमान चालीसा ही क्यों, मैं तो गणेश चालीसा कर, अरे वो कर लो, कौन सा बैर है गणेश जी और हनुमान जी का हनुमान जी रुद्र अवतारी हैं। तो मेरी हनुमान जी पे श्रद्धा है, वो मेरे इष्ट देव हैं, तो आप अपने इष्ट देव को याद कर लो, बट कुछ तो कर लो, 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो। एंड मेरे को भी छोड़ो, प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं राधा राधा जप लो। कुछ ऐसा भक्ति मार्ग में जरूर जुड़ जाओ जो कहते हैं सुबह 5-10 मिनट 20 मिनट और रात को 5-10 मिनट 20 मिनट, बोलते कलयुग में इतना बहुत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। तो 5-10 मिनट इधर 5-10 मिनट इधर, या ट्रैवल करते समय 5-10 मिनट, एंड बाकी दिन जम के काम करो ना। अभी हम आज बैक टू बैक, ये कौन सा चौथा पॉडकास्ट मेरा चल रहा है, अभी आप इसके बाद 2 और हैं, तो 6 पॉडकास्ट आज में है। तो काम तो जम के कर रहे हैं ना, सुबह जब से होश संभाला, मान लो जब से उठे हैं तब से काम ही कर रहे हैं रात तक। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, काम दबा के करो, सुबह शाम भक्ति कर लो। मतलब कि नित नियम रखना ज़रूरी है। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस में निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हमें जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वो अपने आप मिल जाएगी। बस अंधविश्वासी नहीं बनना है। ये प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे पास धन आएगा, ये अंधविश्वास हो जाएगा। प्रैक्टिस इसलिए करो क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है बस। इसलिए सरेंडर भाव से, सरेंडर भाव से, कुछ मिले ना मिले। राइट। प्रेमानंद जी महाराज या ऐसे कई लोग, कई संत, जब वो कर रहे थे इतने सालों से, 50-50 सालों से वो कर रहे हैं, कौन जानता था उन्हें 50 सालों तक, लेकिन अब जब जानने लगे तो पूरी दुनिया जान रही है। सो आई थिंक लंबे समय तक करते जाओ, बिना दिमाग लगाए करते जाओ, सरेंडर भाव से करते जाओ। भक्ति करनी है कुछ पाने के लिए नहीं, बस भक्ति शांति के लिए, शांति के लिए, और शायद आपने जो कहा हमेशा खुश रहने के लिए, हमेशा अच्छे से जीने के लिए। तो ये मेरा टेक अवे है आज का आपके उससे, कि हमेशा खुश रहना है और खुश रहते रहते सब कुछ करना है। और मैं चाहूँगी कि आप सब भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर अडेप्ट करें। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 भी भेजिएगा, ताकि हम सर के साथ दोबारा से कनेक्ट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो आपके सवाल होंगे वो फिर से लेंगे। सर, आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. Thank you, Pooja ji. Really appreciate.